हाय गाइस, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। अगर आप क्लास 10th में हो और आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको साइंस का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता रहा हूँ। तो पहले माहौल बनाते हैं ऑब्जेक्टिव को सवाल पढ़ के, ज्यादा नहीं 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट वाला लाजवाब वाला सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। और हाँ, जो क्वेश्चन याद नहीं है ना, जो क्वेश्चन याद नहीं है उसको नोट करना, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, कॉपी में लिख लेना। और आप लोग अगर पहली बार जो बच्चे आ रहे हो वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी वीडियो अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे आने वाले हर वीडियो आपको मिलते रहेगी टाइम टू टाइम। जरूर आप लोग क्लास अटेंड किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग माहौल बनाते हैं, और यहाँ पे माहौल बनाने के लिए सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूं मैं कि शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। आपको पता है शक्ति को बोलते हैं पावर, है ना। तो पावर का जो एसआई मात्रा क्या होता है जी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आंसर होगा वाट, है ना। ऑप्शन हमारा वाट हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन है नहीं, आई थिंक यहाँ पे शायद लिखने में मिस्टेक हो गया। तो चलो मैं वोल्ट को वाट में बदल देता हूँ। ठीक है, वोल्ट को वाट में बदलता हूँ। तो शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो खैर कोई बात नहीं, हमको पता है यार। देखो सवाल ऐसा है यार कि अगर ऑप्शन ना रहे तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जूल कार्य का मात्रक है जी, कुलाम आवेश का मात्रक है, एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक है, पावर का मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको ब्लू विट्रोइल भी कहा था, ब्लू विट्रोइल या ब्लू थोथा, नीला थोथा। इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए नीला थोथा को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं जी, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका नाम है नीला, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसे होता है, तो कैसा होगा रंग, नीला हो जाएगा, क्योंकि नाम ही तो है नीला। आगे बढ़ते हैं। कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, रूपांतरित करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा ग्रहण करता है और उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो कौन है वो, जैसे हीटर देखिए, तो हीटर जो है विद्युत ऊर्जा तो लेता है, लेकिन वो उष्मा ऊर्जा बदलता है। इससे लाइट नहीं निकलता, हीटर से उष्मा निकलता है। मोटर का काम क्या जी, ये विद्युत ऊर्जा लेगा और जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को लेगा और विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो बचा क्या, बल्ब। बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को लेता है और प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ट्रांसफर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये सवाल बन जाता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच, तो हाइड्रोजन बारे में बोला जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणु लेते हैं और इसके बीच अगर हमको आबंध निकालना है, बॉन्ड निकालना है, तो एक एक बॉन्ड बनता है। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार क्लोरीन का अगर बारे में बोला जाएगा तो क्लोरीन भी ClCl बन जाएगा। अगर द्विबंध की बात कर ली जाए तो आपको होना चाहिए O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। त्रिबंध की बात कर ली जाए तो N, नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना। तो ये तीनों चारों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। और असंतृप्त में कौन कौन आता है जी, एल्कीन आता है और क्या आता है, एल्काइन आता है, एल्कीन और एल्काइन। अब देखते हैं ये जो CH4 क्या है, ये तो मीथेन है ना, जो कि एल्केन में आता है। और एल्केन जो है संतृप्त होता है, क्या होता है, एल्केन का होता है संतृप्त होता है, एन वाला संतृप्त होगा। C2H6 ये क्या, ये तो एथेन है जी, है ना। तो ये भी संतृप्त हो गया। तो बचा क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, कार्बन दो और हाइड्रोजन चार, दो का दुगना है ना, CnH2n। देखिए कार्बन का दुगना होता है हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन 2 है तो यानी कि एथीन है। क्या है, एथीन। इसको एथिलीन भी बोल सकते हैं, एथिलीन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कूलाम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, है ना। एक कूलाम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं, जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम क्या होता है। देखिए ये सवाल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए जितना सारा सवाल है वो सबके सब इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या बोलता है जी, सवाल ये बोलता है कि जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम क्या होगा, यानी कि धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो याद कीजिएगा, कांच जो है ना जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है, कांच में खूबी है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से खो देता है। ठीक है ना। अब भाई साहब जाने, कांच इलेक्ट्रॉन खोता है, जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो क्या होता है,
जो इलेक्ट्रॉन खोता है, जैसे धातु का करता है, सोडियम को खोता, सोडियम है धातु है, इलेक्ट्रॉन को खो रहा था, तो खोने का मतलब ये एक चार्ज प्लस वाला हो रहा था। तो कांच जो होता है ना जल्दी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, और रेशम कांच से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल लेता है। रेशम कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। तो बता भाई क्या होगा, बताओ। तो कांच की छड़ क्या धनात्मक हो जाएगा, बोला गया रेशम, अच्छा बोला गया रेशम क्या होगा, तो रेशम क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं ना कि जब सोडियम को जब देखते हैं, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, तो जो इलेक्ट्रॉन खोता है, जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे कि क्लोरीन देख लीजिए, है ना, जैसे कि क्लोरीन, ये एग्जांपल आप जानते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, -1 होता है ऊपर में, तो इसको बोलते हैं क्या, ऋणावेशित। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको बोलेंगे ऋणावेशित। क्या बोलेंगे, ऋणावेशित बोलेंगे। अब यहाँ पे कांच जो है ना, इलेक्ट्रॉन को जब कांच और रेशम की छड़ से रगड़ेंगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत तेजी से बाहर निकलता है ना, यही बोलता है कांच जल्दी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, मतलब कांच से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और रेशम उसको ग्रहण करता है। तो जो ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऋणावेशित। सवाल ही पूछा जा रहा ना कि रेशम क्या होगा, तो रेशम हो जाएगा ऋणावेशित, और कांच क्या हो जाएगा, धनावेशित, क्योंकि कांच खो रहा है इलेक्ट्रॉन को और रेशम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है जी। देखिए चालक की तार की लंबाई पे बिल्कुल, अगर तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घटा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। चालक पदार्थ पे भी करता है। चालक अगर एल्युमिनियम का है और चालक अगर तांबा का है तो एल्युमिनियम पे से ज्यादा विद्युत धारा फ्लो होगा। चालक तार की मोटाई पे बिल्कुल, तार की अगर मोटाई ज्यादा मोटाई है तार की, तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध कम जाएगा। और वही पतला तार है जी, तो मोटाई क्या होगा, मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो तार की कीमत में, अरे भाई तुम फ्री में ले लो ना तार, कोई दिक्कत नहीं। कोई तार, तांबा वाला तार बहुत कीमती मिल रहा है, एल्युमिनियम का तार फ्री में मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं कितनी कीमत है उसकी, बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला को। एक और होता है एक और होता है ना, ताप पे, ताप पे भी होता है। ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, घटाते हैं तो घटता है। मानव जिसको बोलते हैं होमोसैपियंस, उद्भव कहाँ से है, मानव को उद्भव का स्थान कहाँ से माना जाता है, तो अफ्रीका माना जाता है ना, अफ्रीका से माना जाता है। चलिए नॉर्मल सवाल था ये। एक जलीय आहार श्रृंखला होता है, एक जलीय आहार श्रृंखला मतलब एक जल में रहने वाला। अब देखिए ऑप्शन पीछे से पढ़ते हैं। घास जल मानते, घास जल में है, उसको मछली खाया, फिर मछली को बकरी खाया। ऐसा तो होता ही नहीं कि मछली को बकरी खा लेगा, बिल्कुल नहीं। घास को मानते जलीय कीट खाया, ठीक है, कीट को मछली खाया, चलो मछली को आदमी खाया, लेकिन आदमी तो जल में रहने वाला नहीं है ना। यहाँ बोला गया जलीय आहार, शैवाल को जलीय कीट खाया, बिल्कुल सही है, जलीय कीट को मछली खाया, हाँ ये तीनों के तीनों पानी में ही रहने वाला है। घास को बकरी, ये तो पूरा एकदम ऊपर में यार, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्या करता है, हमारे जो ओजोन परत है ना, ओजोन, उसको नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC ओजोन को नष्ट करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विरसन द्वारा स्रावित हार्मोन, जो विरसन से हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, और विरसन जो है वो क्या, नर लिंग हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए, तो प्रोजेस्टेरोन तो ये तो मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी मादा है, प्रोलैक्टिन भी मादा है, तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोरंडम किस धातु का अयस्क है, मैंने आपको बताया था बहुत बार कि एल्युमिनियम को जो अयस्क होता है ना, वो एक तो बॉक्साइट, बहुत ही ज्यादा कीमती है जी, बहुत फेमस है, बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक और है करायोलाइट, ये भी याद कर लीजिए, करायोलाइट, ये भी जो है एल्युमिनियम का ही अयस्क है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, यू नो ऑल्सो कि सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, नहीं तो अगर पानी में रखेंगे तो बहुत खतरनाक वाली आग लग जाएगी, है ना, और या तो वायु में खुला छोड़ेंगे तो भी आग लग सकती है, तो इसलिए सोडियम को कहाँ रखेंगे, किरोसिन तेल में डुबा के रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है जी, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं ये कि जैसे जिप्सम होता है ना, जिप्सम से ही ये बनाया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, आधा भाग पानी होता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं सब्जेक्टिव की दुनिया में, जो कि बहुत ही खास सवाल है। अगर आपको याद है तब तो अच्छी बात है, याद नहीं है ईमानदारी पूर्वक, अगर याद नहीं है तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना प्यारे, क्योंकि ये सवाल आपके लिए ही बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है ना, चलिए सवाल को देखते हैं।
और सवाल देखिए क्या बोलता है, सवाल तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहते हैं, अम्ल या क्षार के साथ अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार अभिक्रिया करता है। देखिए उभयधर्मी किसको बोलते हैं, वह ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करता है, मतलब एक ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीय की तरह भी व्यवहार करता है और क्षारीय की तरह भी, दोनों तरह का व्यवहार करता है, यानी कि दो मुहैया सांप बोलते हैं ना, दोनों तरफ का काम करने वाला, उसको बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, एक तो ऑक्साइड हो गया धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, लेकिन एक ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के जैसा काम करता है, तो उसको बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। यह ऑक्साइड अम्ल में क्षार की तरह और क्षार क्षार में अम्ल की तरह कार्य करता है। वाह भाई क्या बात है, देखो ये कितना खतरनाक वाला दुश्मन है। ऑक्साइड अम्ल में क्षार की तरह काम करता है, ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल में क्षार की तरह और क्षार में अम्ल की तरह। देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल बोलता है ना, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये HCl के अम्ल है, ये दोनों का रिएक्शन करवाएं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया और H2O जल मतलब पानी बाहर हो गया। फिर ये तो अम्ल से करवाए, अब देखो ये क्षार से करवाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्षार से रिएक्शन करवाएं तो सोडियम, हाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब NaOH से कराएं तो सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, है ना। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ये वाला नाम इसके मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भाई ये अलग बन रहा और ये अलग बन रहा, तो इस तरह से क्या बन जा रहा है, ये जो है ना दोनों प्रकार की क्रिया कर दे रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। आश्रित जल बोलते हैं जी जिसमें जो शुद्ध जल होता है उसको बोलते हैं आश्रित जल, शुद्ध जल, यानी कि जैसे कि ना देखिए बैटरी का जो पानी होता है, जो बोतल में पानी लाते हैं और बैटरी में लाकर डालते हैं ना, तो जो बोतल में जो पानी होता है वो शुद्ध जल होता है। एक्चुअली होता क्या, वर्षा वाला पानी एक्चुअली शुद्ध जल माना जाता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें उतना शुद्ध नहीं होता है। लेकिन आश्रित जल जैसे डॉक्टर लोग सुई जब देते हैं तो सिरिंज में पानी भरते हैं ना, दवाई में पानी मिलाते हैं, वो पानी भी आश्रित ही जल है, वो बहुत शुद्ध है। तो जो आश्रित जल होता है ना उसमें विद्युत धारा नहीं फ्लो होता, क्योंकि क्योंकि क्यों, अब बात है क्यों। देखिए आश्रित जल का pH मान 7 होता है, जानते हैं शुद्ध जल का pH मान क्या होता है 7 होता है, और विद्युत चालन के समय हाइड्रोनियम आयन की विमुक्ति होना अनिवार्य है। जब भी विद्युत चालन होगा तो हाइड्रोनियम आयन होना अनिवार्य, लाजमी है कि हाइड्रोनियम आयन निकलेगा तभी विद्युत चालन हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे लिखा हूं कि वायु प्रदूषक SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों वायु प्रदूषक गैस है। अब ये जब वातावरण में जाते हैं तो वर्षा जल, इसी के कारण जो अम्लीय वर्षा होता है, आपने सवाल पढ़ना है ना कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, तो SO2 अक्सर ऑप्शन देखने को मिलता है और NO2 के कारण भी होता है, दोनों कारण होता है। अब जब अम्लीय वर्षा जब हो गया और यह विद्युत का चालन करने लगता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा होता है तो विद्युत का चालन करता है, क्यों, क्योंकि इस अम्लीय वर्षा में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है ना। ये जो वर्षा जल है ना, ये अम्लीय वर्षा जल अगर होता है तो विद्युत धारा फ्लो होने लगेगा। अब विद्युत धारा फ्लो होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, इसलिए अब यहाँ पे आश्रित जल है भाई, तो आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न ही नहीं होता है ना, निकलता ही नहीं, तो फिर विद्युत धारा कहाँ से फ्लो होगा, सिंपल सी बात है यार, है ना। जैसे मेरे घर में अगर ऐसा कुछ है नहीं तो फिर कोई कुछ क्या कर सकता है, जैसे कि पानी है आश्रित जल है, इसमें निकलेगा नहीं हाइड्रोजन आयन, तो फ्लो ही नहीं होगा विद्युत धारा। ठीक है, किसी निकट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जो बताऊंगा ना इस बात को ध्यान से समझना। ओके, सवाल देखो क्या बोलता है कि किसी निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, मतलब जैसे मान लो मेरे ही एग्जांपल ले लो, मैं निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति हूं, तो मुझे नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, सेन। और दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर वस्तु है, कोई चीज रखा हुआ 80 सेंटीमीटर पर, दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर पर है, मतलब उसका जहां पे दूर बिंदु मतलब उसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा ना वो बोला गया दूर बिंदु, तो उस व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर तक है, मतलब 80 सेंटीमीटर क्लियर देख सकता है, उसके बाद फिर क्लियर नहीं देख पा रहा। इस दोष को संशोधित करना है तो इसके लिए आवश्यक लेंस और प्रकृति अक्षमता सब बताइए। वाह क्या बात है जी, देखिए क्या बोलते हैं सवाल, देखिए यहाँ पे उत्तर पढ़ते हैं। देखिए निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति का नेत्र 80 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता, क्यों, क्योंकि इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे लेंस की आवश्यकता पड़ती है जो अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र से 80 सेंटीमीटर बने हुए। अब 80 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मतलब है कि आपका प्रतिबिंब वहां पे नहीं बन पा रहा ना जहां पे बनना चाहिए, इसके लिए एक आवश्यक लेंस की जरूरत पड़ता है। अब हम लोग बना के देखेंगे, जैसे वस्तु की दूरी क्या होता है, यू होता है, यू लेते हैं ना वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा इन्फिनाइट है, क्योंकि वस्तु कहां पे रखा पता नहीं है, तो इन्फिनाइट हो गया। और भी जो है प्रतिबिंब की दूरी 80 सेंटीमीटर, तो माइनस लिया, क्यों क्यों माइनस लिया, पता है आपको क्यों माइनस लिया, क्योंकि जहां हम जान रहे हैं
कि नजदीक वस्तु को ना निकट दृष्टि दोष हो रहा, दूर देखना पड़ेगा उसको। तो दूर देखने के लिए अवतल लेंस की दूरी भी, प्रतिबिंब भी ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है। तो अब जानते हैं प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखो मेरे को इससे तो कोई मतलब भी नहीं है, तो हम इसको कर लिया, क्रॉस गुना कर लिया, ठीक है ना। तो आया मेरे को कितना, 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे 80 होगा, सॉरी। तो मैंने यहाँ से कर लिया 1/f बराबर 1/80, क्रॉस गुना किया तो क्या हो गया, f बराबर माइनस 80 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 80/100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.8 मीटर। तो ये हो गया मीटर। अब माइनस में आया, अब देखो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि लेंस क्या है, अवतल है। ऋणात्मक आ रहा, फोकस दूरी ऋणात्मक आ रहा, मतलब क्या है, लेंस अवतल है। और अवतल जब लेंस है तो क्षमता निकाल सकते हैं ना, पी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। अब यहाँ बैठा दिया 1 माइनस 0.8, तो ये तो आया हमारे पास मीटर में, इसको डिवाइड किया तो आ गया 1.25 मीटर, ठीक है, 1.25 आ गया। अब इसका क्षमता क्या होगा, 1.25 माइनस में, है ना, माइनस में, क्योंकि लेंस अवतल है तो क्षमता भी माइनस में होगा। तो बोल सकते हैं कि लेंस की प्रकृति अवतल है और क्षमता क्या है, 1.25d, यानी कि डायऑप्टर, ठीक है। तो क्षमता को प्लस माइनस से नहीं बोल सकते, मतलब क्षमता माइनस में आए, लेकिन हम यहाँ पे दर्शाएंगे बस 1.25, क्योंकि क्षमता क्षमता होता है, चाहे पावर प्लस का हो या माइनस का हो। ये सवाल भी इंपोर्टेंट उसी तरह का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण बताना है, दो गुण, दो क्वालिटी। देखिए तो पहला क्वालिटी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये गुण हो गया, प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां काफी सघन होती है वहां का क्षेत्र काफी प्रबल होता है। देखिए जैसे ये चुंबक है ना, एस साउथ नॉर्थ कर दिया, यहां से अगर क्षेत्र देखा है तो जहां पे ज्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा कहां पे बताओ, गाढ़ा कहां पे भाई, तो भाई देखो गाढ़ा यहाँ पे ना, नीचे गाढ़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे ना काफी स्ट्रॉन्ग पावर बनेगा चुंबक का, जहां पे गाढ़ा, जहां पे सघन है, डेंसिटी जहां पे ज्यादा है, ठीक है। अब आखिरी सवाल, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब पेड़ पौधों में। अब जानते हैं जी, पादप में जो पेड़ पौधे होते हैं, भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम संवाहक द्वारा होता है, फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। हम सब जानते हैं कि फ्लोएम उत्तक क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है, देखो कितना डीपली बातें लिखी हुई यहाँ पे। आपका बहुत ज्यादा सवाल जब देता है ना डीपली, तो बोलता है कि चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है, तो जान लीजिए चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती है, जो पौधे के एक निश्चित भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भाग में तक पहुंचाती है। कौन, चालनी नलिकाएं। और चालनी नलिकाएं किसमें है, फ्लोएम में। चालनी नलिकाओं में अनेक छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा चालनी नलिकाओं के जीव द्रव एक दूसरे से संबंधित रहते हैं तथा एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक मध्य खाद्य पदार्थों का सामान होता है। कितना आसान सवाल है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लो कि फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम है। अब फ्लोएम में मानते चालनी नलिका है, ये वाला मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो हम जानते हैं फ्लोएम, ये मानते हैं फ्लोएम है। अब फ्लोएम में क्या है, चालनी नलिकाएं हैं, चालनी नलिकाएं हैं, ठीक है ना। अब चालनी नलिकाएं में छिद्र है भाई, छिद्र है, क्या है, छिद्र है, एक दूसरे से टचअप होया हुआ है, एक दूसरे से टचअप होया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करता है, ये चालनी नलिकाएं जो छिद्र है ना, यहाँ से भोजन यहाँ 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 आपस में मिलते 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 जो कोशिका द्रव है ना, एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं और एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचते रहते हैं। आ गया ना। तो आपको पता है भाई, देखो मैंने 5 सवाल बता दिया। अब मेरे को तो जानते हो ना, होमवर्क देने की आदत है, और आप लोग यार होमवर्क का आंसर इतना मस्त तरीके से कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कसम से बता रहा हूँ। आप लोग का होमवर्क बहुत अच्छा लगता है देखने में, और गर्व होता है यार कि बच्चे ने जो होमवर्क आंसर कमेंट किया, वाकई में उन्होंने अपना एफर्ट दिया, और वो बच्चे ही कमेंट करते हैं जो बच्चे रियल में पढ़ते हैं। सच तो यही है, जो होमवर्क का आंसर कमेंट करते हैं, सच यही कि वो रियली में पढ़ाई कर रहे, डेडिकेशन है उसको पढ़ने में। तो इस आंसर का भी कमेंट कीजिए ना, कि मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखिए। यानी कि मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, मच्छर का क्या है, केंचुआ का क्या है, मनुष्य क्या है। 2 नंबर का सवाल आता है, आया भी है बहुत बार एग्जाम में। तो आप मुझे आंसर कमेंट करके बताना, और ये बताना वीडियो आज की कैसी लगी, ऑब्जेक्टिव में आपने कितना सही बनाया, सब्जेक्टिव आपको कितना याद था, जो याद रहता है उसको आपने लिख लिया है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज की वीडियो आई थिंक आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल और मजा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो पहली बार आए घंटा का बटन दबाना, ऑल पर प्रेस कर लेना, और हाँ लाइक तो करना भूलना ही मत, जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि यही लाइक हमारे लिए प्रेरणात्मक बनेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, वीडियो लाइक करते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके जी, बाय।